हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अधिशोषण के समतापी वक्र पर। देखो समतापी वक्र क्या है। समतापी वक्र अधिशोषण का समतापी वक्र। यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि कंडीशन देखें, एक तो टेम्परेचर को क्या रख दें, कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो ये आइसोथर्म हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट पर, है ना, एट टेम्परेचर कांस्टेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग कभी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस ये वर्सेस प्रेशर का कर्व, वर्सेस प्रेशर कर्व या प्रेशर प्लॉट ग्राफ, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के अगेंस्ट जो ग्राफ होगा वो कहलाता है समतापी वक्र। किसका? अधिशोषण का। तो हिंदी में बोल सकता हूँ कि इस जब ताप को स्थिर करके डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की मात्रा और दाब का ग्राफ, अधिशोषण के मात्रा का दाब के सापेक्ष ग्राफ कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र। सीधा सा इतना मतलब हुआ कि इधर प्रेशर रहेगा और इधर रहेगा थीटा या एक्स बाई एम। इसको हम लोग बोलेंगे अधिशोषण का समतापी वक्र। सीधा सा है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि प्रेशर का असर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें प्रेशर को ही क्यों चुने, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो सिस्टम रहेगा उसमें हम ठोस पर गैस के अधिशोषण की बात करते हैं, और जहाँ गैस के अधिशोषण की बात करते हैं वहाँ पर प्रेशर लिया जाता है। और अगर वही द्रव होता या कोई विलयन होता तो प्रेशर की जगह सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन भी लिया जाता। तो ज़्यादातर गैस को ठोस में पढ़ना है, तो गैस का अधिशोषण किस पर? ठोस पर पढ़ना है, क्योंकि इससे हम केमिस्ट्री मोस्टली ऐसे ही अधिशोषण की घटना ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात किया गया और प्रेशर के अगेंस्ट ग्राफ की बात किया गया है, ठीक है। ये तीन तरह से इसका स्टडी होता है, तीन लोगों ने अलग अलग तरह से दिया इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में जानकारी। एक है फ्रेंडुलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा आया लैंगम्यूर, साइंटिस्ट का नाम है सब जिन्होंने दिया, उन्हीं के नाम पर इनको लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। और तीसरा तीन साइंटिस्ट मिलकर दिए जिसको बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। बेट का मतलब होता है ब्राउनर एक साइंटिस्ट थे, दूसरा इमेल्ट दूसरा साइंटिस्ट और तीसरा टेलर। ब्राउनर, इमेल्ट और टेलर तीन साइंटिस्ट मिलके एक तीसरा थ्योरी दिए थे। इनमें से ये दोनों बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है और उसको एक शॉर्ट में बात करके छोड़ना है। तो पहले तो अधिशोषण का समतापी वक्र किसको बोलते हैं ये हमने बात किया, और किन किन साइंटिस्ट ने तीन तरह से अलग अलग बात किया हुआ है तो उसकी हम लोग बात किए हैं। तो जनरली भौतिक अधिशोषण के बारे में ज़्यादा बातें होगी, केमिकल रासायनिक अधिशोषण के बारे में कम बातें होगी, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण को यहाँ पर फोकस किया गया है क्योंकि वही हमारे पास ज़्यादा घटना दिखेगा। रासायनिक अधिशोषण बहुत कम प्रेफरेंस में रहेगा यहाँ। भौतिक अधिशोषण से इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड बनते हैं। भौतिक अधिशोषण से हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें भौतिक अधिशोषण से संपन्न होता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं, इसके बाद फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नोट करें पहले इसको। देखिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या बोले फ्रेंडलिच का अवशोषण समतापी वक्र क्या है, ये क्या बताता है। तो एक गणितीय संबंध दिया किसके किसके बारे में, इसको देखना। इसने एक्स बाई एम या जिसको हम थीटा बोलते हैं, है ना, ये क्या है? डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, अधिशोषण की मात्रा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, इसके बारे में इसने बात किया। और डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात करने पर इन्होंने क्या क्या इक्वेशन दिया, अभी देखें कि एक तो प्रोपोर्शन बोल दिया पी प्रेशर पर कैसे संबंधित है। तो ये डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन थीटा या एक्स बाई एम प्रोपोर्शन है प्रेशर का पावर 1/n, 1/n पर प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल दिया, है ना। ये इनका इक्वेशन है। अब डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ठीक है भाई, यहाँ पर n का है तो n एक वैल्यू है, n कोई फुल डिजिट वैल्यू है जिसका ऐसा लिख सकता हूँ, ये फुल इंटीजर बोल सकता हूँ, फुल इंटीजर है।
और फुल इंटीजर का वैल्यू याद रखना n ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये x/m से कैसे संबंधित है। ज़रा देखो, x/m इक्वल्स टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा, p का पावर (1/n) ही लगाना पड़ेगा। फिर इस समीकरण को क्या लिखना है भाई, इस समीकरण में देखें log x/m इक्वल्स टू, अगर मतलब लेफ्ट भी लॉग लगा दूं और राइट भी लॉग लगा दूं तो क्या होगा, log x/m इक्वल्स टू log k, और बीच में इंटू है तो इंटू की जगह क्या कर दूं प्लस, और पावर को रख दें सामने 1/n, और ये क्या हो जाएगा log p। तो दोनों तरफ log लगा देने से ये ऐसा दिखाई देने लग जाता है। अब ये इक्वेशन log लेने के बाद क्या हो गया, ये हो गया y, है ना, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करता हूँ, ये y और ये क्या हो गया x, और इसके साथ ये क्या हो गया m प्लस ये c हो गया। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरह से फॉर्मेट में दिखाता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे दिखेगा ये ग्राफ, ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि log p नीचे होगा और log x/m ऊपर होगा, log x/m इधर, log p इधर। तो इसमें देखो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब मान लो यहाँ कटा, और उसके बाद देखो ये स्लोप भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव, मतलब इसको ऐसा ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये जो इंटरसेप्ट का वैल्यू है वो क्या होता है भाई, यहाँ log k के बारे में बता देता है, और जो स्लोप है वो बता देता है 1/n के बारे में, ये 1/n के बारे में बता देता है। तो इस तरह से एक ग्राफिकल रिलेशन मिल जाता है, जिससे हम अगर p पता हो तो x/m के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या k के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसको एडजॉर्प्शन कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि, लेकिन कभी ये दिमाग में आता है कि इस इक्वेशन से ग्राफ हो तो कैसा दिखेगा, इस इक्वेशन से ग्राफ हो तो ये ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ता है, बाद में ऐसा कांस्टेंट होने लग जाता है। कहने का मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन जब उसी में log ले लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिच का रिलेशन। फ्रेंडलिच ने हमको क्या किया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म प्रेशर से कैसे संबंधित है उसके बारे में बात किया। ठीक, तो प्रेशर से वो इस तरह से संबंधित होता है। अभी आप इस में क्या लिखोगे कि एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म में बता देना कि डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर से इस प्रकार संबंधित है, और इसी में लॉग कांस्टेंट लेने पर, फिर लॉग लेने पर, और फिर इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है, एक नोट पॉइंट इसमें जरूर लिख देता हूँ। इन्होंने ये भी बोला कि अगर ठीक है ये गैस जब ठोस पर अधिशोषित होता है तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करें, लेकिन मान लो कोई विलियन जो है वो ठोस पर अधिशोषित हो रहा हो। विलियन मतलब कोई जैसे एसिटिक एसिड का विलियन है, चारकोल पर अधिशोषित होता है, तो इस समय x/m किसी विलियन के लिए फॉर सॉल्यूशन, है ना, किसी विलियन के लिए या फॉर सॉल्यूशन x/m प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर 1/n। सेम रिलेशन हो जाएगा, बस कंसंट्रेशन का पावर 1/n कर देंगे। अगर विलियन है तो कंसंट्रेशन, और गैस है तो प्रेशर, ऐसा इसका एक रिलेशन आता है। तो इसको पूरा बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है भाई, तो नोट पॉइंट में क्या लिखा हूँ, विलियन के लिए, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड विलियन का चारकोल पर अधिशोषण, है ना, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का एडजॉर्प्शन चारकोल पर एडजॉर्प्शन। और यहाँ एग्जांपल है जैसे निकिल का हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम पर एडजॉर्प्शन, है ना, ऑक्सीजन गैस का प्लेटिनम पर एडजॉर्प्शन, ये इधर है। ठीक, तो ये पूरा मैंने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात किया। इसकी कमी क्या रह गई, ये ठीक है, ये जो लो प्रेशर पर जो अच्छे से काम करता है, लेकिन ऊपर प्रेशर बढ़ने पर ये जो कर्व चेंजेस होता है ना, उन पर वो अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे झुक क्यों रहा है, स्टडी क्यों हो रहा है, इसके हिसाब से तो लगातार बढ़ना चाहिए था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
चलिए बात करते हैं दूसरे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे, जो फ्रेंडली से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे समझा पाया। वो कर्व ऐसे क्यों हो रहा है, मुड़ क्यों रहा है, उसको भी समझा पाता है ये। अब ये लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, क्या है ये, उसके बारे में हल्का बात करें। ज़रा देखें, कुछ इसके पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ कथन हैं, उन कथन के पहले बात करते हैं। क्या बोलता है ये थ्योरी? ये बोलता है कि जो सॉलिड का सरफेस होता है उस पर एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है ना, जिसको हम लोग इसका समझ लो एक्टिव साइड बोलेंगे, और उस स्पेसिफिक पोजीशन पर ही गैस के अणु आते हैं, और एक जगह पर एक अणु आते हैं, प्रति साइड एक मॉलिक्यूल अधिशोषित होगा, चाहे वो एक एटम हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो एक बोला जाए कि सॉलिड के सरफेस पर एक निश्चित जगह होता है जिस पर अधिशोषित जो गैस हैं या वो जो अधिशोषित होने वाले गैस है वो अधिशोषित होते हैं आके, ठीक है। और फिर उनका जो अधिशोषण होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ये पहला पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड के सरफेस पर एक निश्चित जगह होता है जहाँ पर गैसीय अणु आके अधिशोषित होते हैं। दूसरा क्या बोल दिया है कि इनका जो अधिशोषण है वो एक से दूसरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब हर साइट पर अधिशोषण, प्रत्येक अणु का अधिशोषण अलग अलग जगह पर एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना वो अट्रैक्शन का असर दिखेगा ना वो रिपल्शन का असर दिखेगा। ये दूसरा पॉइंट है ना। पहला पॉइंट क्या बोले कि सभी सॉलिड सतह पर एक साइट निश्चित जगह होता है जहाँ पर गैसीय अणु आके अधिशोषित होते हैं। ईच सरफेस है अ डेफिनिट फिक्स साइट एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि एडजॉर्प्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। ईच मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर, मतलब सतह पर उपस्थित सभी अणुओं का अधिशोषण एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ये इसकी दूसरी बात है। तीसरा बात क्या बोला, तीसरा बात इंपॉर्टेंट है, मैं 2 पॉइंट बात के लिए कर लिया हूँ, शब्दों में आप लोग सुन के लिखेंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अधिशोषण, देखो आना और गैस के अणु का आना और इस जगह पर जमना ये अधिशोषण है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना ये अधिशोषण का उल्टा है ना। तो मैं बोलूँ ये एडजॉर्प्शन, इंग्लिश में ये डिजॉर्प्शन कहलाता है। तो एडजॉर्प्शन और जो डिजॉर्प्शन है, डिजॉर्प्शन दोनों के रेट में पहले अंतर रहता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद दोनों का रेट बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि अब उसमें एक साम्यावस्था आ जाता है, साम्यावस्था आ जाता है। देखो 3 पॉइंट बात करो, ये सब तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है ना। कैसे? तो पहला हमने बात किया कि सॉलिड के सरफेस पर एक फिक्स पॉइंट होते हैं, फिक्स पॉइंट या फिक्स साइट होता है जिस पर अधिशोषण होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा बात की क्या कि एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट होता है मतलब एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होता है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में आप लोग लिखते जाएंगे, अपने से लिख लेंगे कि सॉलिड सतह पर एक निश्चित जगह पर अणुओं का अधिशोषण होता है। दूसरा क्या लिखे कि एडजॉर्प्शन, प्रत्येक अणु का एडजॉर्प्शन दूसरे अणु से स्वतंत्र होता है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि एक निश्चित समय के बाद, है ना, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का रेट become equals to rate of desorption। एडजॉर्प्शन का रेट डिजॉर्प्शन के रेट के इक्वल हो जाता है ना। क्या बोले? आफ्टर फिक्स टाइम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। हिंदी में क्या मतलब हुआ? एक निश्चित समय के बाद अधिशोषण का दर, एक तरह से विशोषण बोल सकते हैं, विशोषण की दर के बराबर हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग साम्य अवस्था बोलते हैं, है ना। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक साम्य अवस्था कहलाती है। हिंदी में मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक निश्चित समय के बाद कि अधिशोषण का दर विशोषण की दर के बराबर होता है, मतलब जितना आता है उतना जाता है, और इस समय को हम लोग अधिशोषण की साम्य अवस्था बोलेंगे।
इस समय होता क्या है, इस समय ऐसा दिखेगा कि अधिशोषण हो ही नहीं रहा है, बट हो रहा है ना, लेकिन बराबर हो रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो एक बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। और इसी समय का जो ये जो कर्व है ना, हम लोग बात किए थे पीछे कि थीटा और जो प्रेशर का कर्व डायरेक्ट ऐसे बाद में पहले बढ़ के बाद में स्लो हो जाता है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर दिखता है, बाद में ये जीरो ऑर्डर जैसे दिखता है। तो ये जो घटना है, ये जो घटना हमको दिखाई पड़ रहा है, उसी को हमको सोचना है। ये जो घटना हो रहा है, समझेंगे कि पहले ये प्रथम कोटि की तरह दिख रहा है, बाद में शून्य कोटि की तरह दिख रहा है। काइनेटिक्स के अगर सेंस में सोचूं तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर साम्य अवस्था आ चुका है। अब रेट बढ़ेगा नहीं, अब अधिशोषण बढ़ता नहीं दिखेगा, बस वो एक जगह रुका हुआ दिखेगा, लेकिन ये रुका नहीं है, साम्य अवस्था में है ना। तो इस चीज़ को फ्रेंडलिच नहीं समझा पाया था, अब लैंगम्यूर ने इसको समझाया, है ना भाई। तो इस चीज़ को आप पहले स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, है ना, स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसके समीकरण देख लेंगे और समीकरण देखने के बाद इसको फिर से डील करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप यहाँ लिखो, एक ग्राफ भी बना सकते हो कि यहाँ, अब यहाँ से देखो दो चीज़ समझ में आता है कि निम्न दाब पर या लो प्रेशर पर ये प्रथम कोटि जैसा बढ़ता है। अधिशोषण प्रथम कोटि का होता है, अधिशोषण प्रथम कोटि का होता है, प्रथम कोटि का होता है ना। लेकिन उच्च दाब पर, यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हो एट लो प्रेशर एडजॉर्प्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इसी में दूसरा देख लीजिए, अगर मैं इसे निम्न की जगह में कहाँ चल देता हूँ, उच्च हाई प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर का हो जाता है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, प्रथम कोटि का मतलब सीधा एक लाइन में बढ़ना, जीरो ऑर्डर मतलब कांस्टेंट हो जाना, तो जीरो ऑर्डर का हो जाता है। तो यहाँ पर याद, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा पूरा स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन है ना, उस पर बात करता हूँ, तब ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट सामने आएगा। तो ज़रा पहले लिखिए, फिर बात करते हैं। देखें, एक अधिशोषण आइसोथर्म का इक्वेशन कैसे आता है। ये है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये के क्या है, कांस्टेंट आप जानते हो, जैसे फ्रेंडलिश में आया था कि एडजॉर्प्शन स्थिरांक बोलते हैं, पी है प्रेशर। तो देखो कैसे थीटा इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई 1 + KP आता है। अब इसको कैसे डील करना है, इसको मैं डिस्कस करके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसके कम से कम 2 केस तो बना ही सकते हैं, 3 नहीं, कम से कम 2 तो बना ही सकते हैं। कैसे 2 केस बना सकते हैं भाई, एट लो प्रेशर, पहले हम प्रेशर को काफ़ी लो रखेंगे, है ना। तो लो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो लो रखूँगा तो ये वाला वैल्यू बहुत कम होगा, तो ये दोनों वैल्यू को मैं बहुत कम मान के इसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो जरा देखो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा KP, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको नेग्लेक्ट कर दी जाए 1, इसको हम लोग क्या किए, नेग्लेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ KP इन डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड, बस इतना समझ जाना, नहीं लिख रहा हूँ कि KP इन डिनोमिनेटर इज नेग्लेक्टेड, या फिर हर में KP को इग्नोर किया गया, क्यों, इसका वैल्यू बहुत कम है। तो इस समय क्या हो गया, ये थीटा इक्वल्स टू K इंटू P का पावर 1 हो गया। अब देखो P का पावर 1 जहाँ पर आता है तो हम इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अधिशोषण। क्या बोलते हैं भाई, प्रथम कोटि का अधिशोषण, प्रथम कोटि का अधिशोषण। इंग्लिश में लिख सकते हो एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एडजॉर्प्शन, इसको हम प्रथम कोटि का अधिशोषण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इधर देखो हाई प्रेशर की बात कर लेता हूँ, ये हो गया लो प्रेशर, अब मैं बात कर रहा हूँ एट हाई प्रेशर। तो अगर हाई प्रेशर यहाँ लगाता हूँ तो देखो ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 को इग्नोर कर दो, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 को इग्नोर करो, क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। हमेशा देखो इग्नोरेंस ऊपर नहीं किया जाता, नीचे प्लस माइनस में ही किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो KP बचा और 1 तो इग्नोर हो गया, तो यहाँ पर फिर KP बचा, KP कट गया, तो यहाँ पर P का पावर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि P का पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, और ये कट के भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ देखो KP या P का पावर 0 बोल सकता हूँ। P का पावर 0 हो गया, तो देखो यहाँ 0 मतलब शून्य कोटि का विक्रिया, तो इसको बोल सकते हैं कि ये शून्य कोटि अधिशोषण हुआ, शून्य कोटि का अधिशोषण हुआ। ये कैसा अधिशोषण है, शून्य कोटि का अधिशोषण है ना, कि जीरो ऑर्डर एडजॉर्प्शन, हम बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर
का एडजॉर्प्शन, जीरो ऑर्डर का एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है भाई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा ज़रा देखिए, ये इस तरह से, इससे ये फ़र्क पड़ा कि ये जो थीटा है, ये थीटा, और यहाँ पर हमने लिखा है P, तो थीटा और P में ज़रा सोचिए, थीटा और P में सिचुएशन कैसा है कि आप मान लो इस यहाँ तक का, जीरो से लेके यहाँ तक को लो प्रेशर मान लीजिए और इसको हाई प्रेशर मान लीजिए। इसको हाई प्रेशर मान लेता हूँ आगे को, और इसको लो प्रेशर मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ तक जो है ना, वो ऑर्डर को ऐसे रखना कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसे बढ़ता है लगातार, पावर 1 है तो लगातार बढ़ता है। लेकिन जैसे जीरो ऑर्डर होगा, ये जीरो ऑर्डर होने के बाद ये ऐसा कांस्टेंट होकर ऐसे हो जाएगा, ग्राफ इस तरह से दिखाई देता है। तो वो जो स्टेडी स्टेट ग्राफ बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में कि अब ये साम्य अवस्था में आ गया, तो ये कब आता है? साम्य अवस्था में होता है। जब साम्य अवस्था आ जाती है तब ये ऐसा स्टेडी हो जाता है, जिससे रेट बढ़ता नहीं है। जबकि जब तक साम्य अवस्था नहीं होती तब तक वो बढ़ता है। मतलब अभी तक अधिशोषण में एक दिशा में चल रहा है, लेकिन ऐसे ही हुआ फिर दोनों दिशा में बराबर चलने लग गया। तो ये साम्य अवस्था के कारण होता है। और समीकरण के हिसाब से हाई प्रेशर में होता है। हाई प्रेशर में प्रेशर पर निर्भर करना छोड़ देता है ये जो अधिशोषण की मात्रा है। तो इसको बोलते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है भाई, क्लियर है? नोट करें इसको। देखिए, बेट इक्वेशन वैसे बीसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन बस बताऊंगा, इसमें ज़्यादा इक्वेशन भी नहीं बताऊंगा, चलेगा, केवल इंट्रोडक्शन। बेट थ्योरी ने क्या बोला, थोड़ा सा वेरिएशन को समझ लो। फ्रेंडलिज ने केवल एक इक्वेशन दे दिया, उसने मल्टीलेयर है कि पॉलीलेयर है कुछ नहीं बताया। फिर लैंगम्यूर ने बोल दिया स्पेशली कि मोनोलेयर है और साम्य अवस्था में आता है। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, वो बोलता है एडजॉर्प्शन, भौतिक एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरा लेयर भी बनता है। क्या हुआ, ये 3 साइंटिस्ट थे कि एक ब्राउनर है ना, ब्राउनर, और दूसरा था इमेल्ट, और तीसरा टेलर। ब्राउनर, इमेल्ट और टेलर, ये 3 साइंटिस्ट मिलके इस थ्योरी को दिए। इसको हम मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं। मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी, क्या नाम देते हैं भाई? मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ध्यान दें, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी नाम दे रहा हूँ जिसको, क्लियर? तो मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं इसको, हिंदी में बहुपरतीय अधिशोषण सिद्धांत। बहुपरतीय कैसे? ये बोलता है इस लेयर, मान लो ये सॉलिड का लेयर है, इस लेयर पर अधिशोषण होना है। तो देखो, मान लो इस लेयर पर अधिशोषण, ये सब मॉलिक्यूल एक लेयर बन रहा है गैसीय अणुओं के अधिशोषण के, ये गैसीय अणु है। फिर इस अणु के ऊपर में देखना एक दूसरा लेयर भी बन सकता है। भौतिक अधिशोषण में कोई बॉन्ड तो बनना है नहीं, एक के ऊपर एक जमना है। फिर तीसरा लेयर और बन सकता है, ये तीसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। चौथा लेयर भी बन सकता है ना, जितना हो सके बन सकता है ऐसा। देखो, एक के ऊपर एक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रथम लेयर, ये द्वितीय लेयर, ये तृतीय लेयर, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस तरह से। हालांकि पहला, दूसरा, तीसरा ज़्यादा कॉमन है, ऊपर उसके बाद कमज़ोर होते जाता है। अब यहाँ देखना, इस सतह पर जितना इस सतह से ऊपर चलते जाओगे, इस सतह से दूर होते जाओगे, सतह का इस अणु के लिए आकर्षण बल कम होते जाएगा। भले भौतिक अधिशोषण है लेकिन कम होते जाएगा, और कम होने से अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। और हर लेयर में साम्य अवस्था आता है। क्या बोला, मतलब इसका भी एडजॉर्प्शन का दर और डिजॉर्प्शन का दर एक समय बराबर हो जाएगा। इसका भी एडजॉर्प्शन का दर और इस लेयर का डिजॉर्प्शन का दर एक समय के बाद बराबर हो जाएगा, मतलब साम्य अवस्था में आ जाएगा। फिर ये ऐसा, इनका ऐसा, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ बोला कि लैंगम्यूर का थ्योरी गलत नहीं है, बस लैंगम्यूर में उसने एक के ऊपर एक और लेयर जोड़ना शुरू कर दिया। लैंगम्यूर बस बोला था कि इतना ही होता है, एक ही लेयर होता है बस। लैंगम्यूर में बीटी थ्योरी ने क्या किया, बोला कि गैसों का सॉलिड सतह पर जो अधिशोषण है, वो भौतिक अधिशोषण जो है खासकर, वो मल्टी लेयर होता है। केमिकल नहीं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण होता है, वो मल्टी लेयर होता है। और मल्टी लेयर में हर लेयर में साम्य अवस्था की स्थिति आती है। और मल्टी लेयर का ग्राफ कैसे दिखाया जा सकता है? ऐसे, ये देखो, पहले बढ़ा फर्स्ट ऑर्डर, फिर ये कांस्टेंट हो गया, ये लैंगम्यूर थ्योरी के अनुसार हो गया। लेकिन बेट में अब ये रुकेगा नहीं, एक बार और बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा दूसरे लेयर के लिए, फिर एक बार बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब, पहले बढ़ेगा फिर साम्य अवस्था, उसके बाद अचानक फिर बढ़ेगा, फिर साम्य अवस्था, दूसरा लेयर बनना शुरू होगा, फिर बढ़ेगा, है ना, फिर साम्य अवस्था में आएगा, फिर तीसरा लेयर बनना शुरू होगा, फिर बढ़ेगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि वेट इक्वेशन में ये बार बार बढ़ता है और कांस्टेंट होता है, फिर बढ़ता है, कांस्टेंट होता है। जितनी बार ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर दिखेगा ना, उतनी बार समझ लो वहाँ पर उतना लेयर बना है। जैसे एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, है ना। तो इसको लेयर मल्टी लेयर प्रिंसिपल बोलते हैं। ये बस इतना है, इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन इसका बहुत सारे थ्योरी से आता है, तो डेरिवेशन से आता है, इक्वेशन बता के कंफ्यूज करने जैसा होगा, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। बेट और फ्रेंडली को आपको तैयार करना है, इसका केवल इंट्रोडक्शन तैयार करना है, ठीक है भाई। चलिए, ये हो गया। इसी के साथ यूनिट नंबर 3 फिनिश। अब हम अगले क्लास में चलेंगे यूनिट नंबर 4 जो है सॉलिड स्टेट। ठीक, इतना मटेरियल तैयार रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छे से पढ़िए, इसको नोट्स बना के काफ़ी है ये।